हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा जो कैबिनेट होता है, ठीक है, उनके क्या क्या पावर्स होते हैं। जो हमारा मंत्रिपरिषद या मंत्रिमंडल होता है उनका क्या क्या पावर होता है, ठीक है। तो क्या क्या पावर्स होते हैं हमने पढ़ा। जो मिनिस्टर्स होते हैं कैबिनेट के, उनका होता है नेशनल जो पॉलिसीज़ होती हैं उसको डिटरमाइन करते हैं। जो लॉज होते हैं, ठीक है, जो लॉ फॉर्मेशन होता है उस पर उनका कंट्रोल होता है। और जो नेशनल एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, सबसे अधिक उनका नियंत्रण उस पर रहता है। फाइनेंशियल वर्क करते हैं। जो फॉरेन रिलेशन होते हैं, ठीक है, उसको वो चलाते हैं। और बहुत सारे अपॉइंटमेंट करते हैं जो मेन ऑफिसर्स होते हैं, आपने पढ़ा। वैसे ये जो पद है, ये पावर है अपॉइंटमेंट करने का ऑफिसर्स को, ये प्रेसिडेंट को दिया गया है संविधान के द्वारा। लेकिन वास्तव में इसको व्यवहारिक रूप से एंजॉय कौन करता है? जो कैबिनेट होता है वो एंजॉय करता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा ज्यूरिडिक्शन, न्यायपालिका, ठीक है। तो न्यायपालिका में हमने पढ़ा कि उसका गठन कैसे होता है और जो जजेस होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है। जो पहले आपने पढ़ा, पहले 7 हुआ करते थे, बाद में इनको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 2008 में बढ़ा के इनकी संख्या, मुख्य जो मेन सुप्रीम कोर्ट का हेड चीफ जस्टिस होता है उसको इंक्लूड करते हुए 31 कर दी गई, ठीक है। कब? 2008 में, ठीक है। और उनकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ठीक है, जो जजेस बनना चाहता है। और अलाउंसेस क्या होते हैं, तो हमने पढ़ा जो अलाउंसेस होते हैं, जो मेन जजेस हो, सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होता है उसको 1 लाख रुपया मिलता है। और जिसके सबॉर्डिनेट जजेस होते हैं, दूसरे सहायक जजेस होते हैं, उनको 90,000 मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ दूसरी सुविधाएं मिलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने इसके बारे में पढ़ी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जो ज्यूरिडिक्शन पावर एंड फंक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट होता है, सर्वोच्च न्यायालय होता है, उसका ज्यूरिडिक्शन क्षेत्राधिकार क्या होता है, पावर्स की शक्तियाँ क्या होती हैं और कार्य क्या होते हैं, ठीक है। तो बाई द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के द्वारा, जो भारत का संविधान है उसके द्वारा, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड अ मच वाइडर ज्यूरिडिक्शन। सुप्रीम कोर्ट को बहुत अधिक एक वाइडर क्षेत्राधिकार दिया गया है, ठीक है, बहुत विस्तृत रूप से। विच कैन बी स्टडीड इन फॉलोइंग टर्म्स, जिसको हम निम्नलिखित टर्म्स के तहत स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार आता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, उसकी क्या ज्यूरिडिक्शन होती है, पावर एंड फंक्शंस क्या होते हैं, उनको डिस्क्राइब करिए। तो इसको भी आपको थरोली स्टडी करना है। तो निम्नलिखित पॉइंट्स के तहत हम इसको स्टडी कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आता है ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन, जो इसका सबसे पहला ज्यूरिडिक्शन है, प्रारंभिक कह सकते हो। द ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी केप्ट अंडर फॉलोइंग 2 कैटेगरीज। जो ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, इसको आप निम्नलिखित जो फॉलोइंग कैटेगरीज हैं, ठीक है, उनके तहत हम अध्ययन कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन, ठीक है, प्रारंभिक एक यूनिक अद्वितीय ज्यूरिडिक्शन। ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन इट मीन्स फॉर दोज कॉन्फ्लिक्ट्स। जो ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन है, इसका मतलब ये है उन झगड़ों से है, फॉर दोज कॉन्फ्लिक्ट्स विच कैन ओनली बी हर्ड बाई द सुप्रीम कोर्ट। ऐसे झगड़े जिनको सिर्फ कौन सुन सकता है? सुप्रीम कोर्ट भारत का सुन सकता है, ठीक है। इनको हम ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। फॉलोइंग सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिडिक्शन, ठीक है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स, कौन कौन से विषय शामिल होते हैं जिनकी सुनवाई सिर्फ भारत के सुप्रीम कोर्ट में ही होती है। कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट, ठीक है। कोई भी विवाद, कोई भी कंट्रोवर्सी किसके बीच में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार के बीच और किसी राज्य सरकार के बीच। कोई विवाद, कोई झगड़ा राज्य और केंद्र सरकार के बीच का होता है, तो इसकी सुनवाई कहाँ होती है? सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। कंट्रोवर्सी अराइजिंग बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एनी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। कोई भी झगड़ा, कोई भी विवाद
भारत सरकार या कोई भी यूनियन टेरिटरी अथवा स्टेट, ठीक है। तो इसकी भी सुनवाई कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है। एनी डिस्प्यूट एमर्ज्ड आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट बिटवीन टू स्टेट्स एंड मोर देन टू, कोई भी विवाद जो किससे संबंधित हो? संविधान, जो कॉन्स्टिट्यूशनल सब्जेक्ट्स हैं, संवैधानिक विषय हैं, उससे संबंधित कोई विवाद हो, ठीक है। बिटवीन टू स्टेट, दो स्टेट या इससे अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है, तो इसकी सुनवाई भी कहाँ होती है? सुप्रीम कोर्ट में होती है, ठीक है। तो हमने पढ़ा ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है। तो ऐसे केसेस की सुनवाई जिनकी सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनवाई होती है, ठीक है, उनको हम ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत पढ़ते हैं। और उसमें कौन कौन से झगड़े आते हैं, कौन कौन सी कंट्रोवर्सीज आती है? राज्य और केंद्र सरकार के बीच, या कोई यूनियन टेरिटरीज है, स्टेट है, केंद्र सरकार के बीच, या संवैधानिक विषय को लेके कोई झगड़ा दो राज्यों के बीच या इससे अधिक राज्यों के बीच होता है, तो इसकी सुनवाई होती है। तो ऐसी सुनवाई को हम, ऐसी कंट्रोवर्सीज को सुप्रीम कोर्ट में हियर करते हैं और इसको हम ओरिजिनल यूनिक ज्यूरिसडिक्शन के तहत स्टडी करते हैं। नेक्स्ट आता है ओरिजिनल कंकरेंट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जो कंकरेंट, जिसको समवर्ती कहते हैं, क्षेत्राधिकार। रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं हमें संविधान के द्वारा, ठीक है, उनको लागू करने के संबंध में, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन करने के संबंध में बेस्ट बोर्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसके द्वारा प्रदान किए गए हैं? संविधान के द्वारा। संविधान के द्वारा प्रदान किए हुए जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के संबंध में द हाई कोर्ट हैज़ आल्सो बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी अलॉन्ग विद सुप्रीम कोर्ट। तो जो हाई कोर्ट है उसको भी अधिकार दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट के साथ साथ हाई कोर्ट को भी अधिकार प्रदान किया गया है, ठीक है। देयरफॉर whatever the dispute related to the violation of fundamental rights, it can be presented first in the high court of a state or may be brought directly to the supreme court, ठीक है। तो अगर जो आपके फंडामेंटल राइट्स हैं उनका वायलेशन होता है, ठीक है, उनका दोहन होता है, उनको अगर नहीं सुना जाता है, ठीक है, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, तो आप उससे संबंधित जो अपील है, केस है, उसको कहाँ ले जा सकते हैं? प्रेजेंटेड फर्स्ट इन द हाई कोर्ट। पहले आप उसको कहाँ ले जाएंगे? हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में, और अगर आप चाहें तो डायरेक्टली उसको कहाँ ले जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ब्रॉट डायरेक्टली टू द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। आप पहले हाई कोर्ट जाएं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अगर चाहें तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट जा सकते हैं अगर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनका उल्लंघन हो रहा है तो, ठीक है। नेक्स्ट इज अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, जिसको अपीलीय ज्यूरिसडिक्शन कहते हैं, क्षेत्राधिकार कहते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ आल्सो बीन ग्रांटेड द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन along with the original jurisdiction and this is the last appellate court of India। जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, वो जो प्रारंभिक आपके क्षेत्राधिकार है, ठीक है, उनके साथ साथ द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो बीन ग्रांटेड द अपीलेट ज्यूरिसडिक्शन, संविधान के द्वारा आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है along with the original jurisdiction। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के साथ साथ आपको अपीलीय क्षेत्राधिकार भी प्रदान किया गया है। एंड दिस इज द लास्ट अपीलेट कोर्ट ऑफ इंडिया, और ये अंतिम अपीलीय न्यायालय है, अपीलीय कोर्ट है भारत का, जहां पे आप अपील कर सकते हैं। इट हैज़ अथॉरिटी टू हियर द अपील्स अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट ऑफ ऑल द स्टेट्स, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन होते हैं, निर्णय होते हैं किसके? हाई कोर्ट के, उनके खिलाफ आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। अगर आप हाई कोर्ट के डिसीजन से सहमत नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट में अपील कहाँ कर सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है। तो ऐसी अपील की यहाँ सुनवाई होती है, ठीक है। द अपीलेट जुडिशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन बी डिवाइड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। जो
अपीलीय क्षेत्राधिकार है, इसको निम्नलिखित जो कैटेगरीज हैं उसमें डिवाइड किया जा सकता है। कौन कौन सी कैटेगरीज में इसको डिवाइड कर सकते हैं? कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक, सिविल, ठीक है, जिसको आप दीवानी कहते हैं, ठीक है, और क्रिमिनल, फौजदारी, और कुछ स्पेशल, ठीक है, संवैधानिक, सिविल, क्रिमिनल एंड स्पेशल। इन कैटेगरीज में बांटा गया है जो अपीली क्षेत्राधिकार है, अपीली ज्यूरिडिक्शन है उसको। तो सबसे पहले पढ़ते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, संवैधानिक। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 132, अनुच्छेद 132 के अनुसार संविधान का जो आर्टिकल है 132, उसके तहत इफ द हाई कोर्ट प्रूव दैट देयर इज अ नो सिग्निफिकेंट क्वेश्चन इंक्लूडेड इन द डिस्प्यूट रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर जो हाई कोर्ट होता है वो प्रूव कर देता है, सिद्ध कर देता है, ठीक है, उच्च न्यायालय जो होता है वो सिद्ध कर देता है कि जो भी झगड़ा हुआ है, ठीक है, तो वो झगड़ा संविधान में जो इंटरप्रिटेशन बताया गया है, जो व्याख्या की गई है, तो उससे संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण जो लॉज है, कानून है, उसमें ऐसा कोई क्वेश्चन, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, ठीक है। कैन बी डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट टू, ठीक है। तो फिर जो हाई कोर्ट होता है उसमें उसके विरुद्ध या उसके खिलाफ आप कहाँ जा सकते हैं? सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट को लगता है जो डिस्प्यूट है, झगड़ा है, तो उससे संबंधित संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है, तो फिर आप कहाँ जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 132 के अनुसार। ये हो गया संवैधानिक। सिविल, द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन हैड द अरेंजमेंट इन दिस रिगार्ड, जो संविधान का मूल रूप है, ठीक है, उसके अंतर्गत ये अरेंजमेंट है, व्यवस्था है, ठीक है, दैट द अपील फॉर ओनली दो सिविल केसेस, जो अपील है सिर्फ उस प्रकार के जो सिविल केसेस होते हैं उसमें की जा सकती थी। could be made in the Supreme Court from High Court where the dispute amount was more than 20,000, ठीक है। संविधान का जो मूल रूप है उसमें व्यवस्था थी कि आप कोई भी जो अपील है सिविल की, उसको सुप्रीम कोर्ट में तभी ले जा सकते थे जब उस झगड़े की वैल्यू, ठीक है, where the dispute amount was more than 20,000, but by the 30th Constitutional Amendment of 1973, तो जो संविधान का मूल रूप था, जिस रूप में संविधान लिखा गया था, उसमें अगर झगड़े की जो वजह है, वैल्यू है, वो 20,000 से अधिक है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते थे, अपील कर सकते थे, ठीक है। लेकिन ये 30वां संशोधन किया गया संविधान में, 30th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, कौन सा? 30th। और ये संशोधन किया कब गया? 1973 में किया गया, ठीक है। तो अनुच्छेद बना 133 इज अमेंडेड बाय रिमूविंग द लिमिट ऑफ रेस 20,000, ठीक है। तो जो लिमिट थी 20,000 की, उसको ख़त्म किया गया, रिमूव किया गया, ठीक है। विद डिटरमाइनिंग दैन ऑल द सिविल डिस्प्यूट आर अपीलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, और ये डिटरमाइन किया गया, निश्चित किया गया कि जितने भी केस हैं, ठीक है, कोई भी केस हो, तो सभी सिविल केसेस को सर्वोच्च न्यायालय में, हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अपील की जा सकती है, ठीक है। जो 20,000 की कंडीशन लगी थी, इसको रिमूव कर दिया गया 30th अमेंडमेंट के द्वारा 1973 में, और ये आर्टिकल बना 133, ठीक है। तो और उसमें ये डिटरमाइन किया गया, निर्धारित किया गया कि ऑल द सिविल डिस्प्यूट, जितने भी सिविल के झगड़े हैं, वो सभी सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य हैं, अपील की जा सकती है, ओके। नेक्स्ट इज क्रिमिनल। क्रिमिनल अपील कैन बी फिल्ड इन द सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ हाई कोर्ट। जो क्रिमिनल अपील है, ठीक है, उसको आप, जो आपका उच्च न्यायालय है, ठीक है, उसके निर्णय के विरुद्ध, उसके निर्णय के अगेंस्ट में, डिसीजन के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, ठीक है। कब? व्हेन द
accused has been awarded capital punishment by High Court after overruling of the decision of lower court, while the lower court had already acquitted the criminal. किन कंडीशन में ले आ सकते हैं? तो जहां पे हाई कोर्ट ने क्या किया हो, वेयर द अक्यूज हैज़ बीन अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट बाय द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा किसी अभियुक्त को हाई कोर्ट ने अवॉर्डेड विद कैपिटल पनिशमेंट, उसको दंड दे दिया हो, आफ्टर ओवर रूलिंग द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट, लोअर कोर्ट का जो डिसीजन था उसको रद्द करते हुए हाई कोर्ट ने अपना अलग डिसीजन दिया, वाइल जबकि द लोअर कोर्ट हैड ऑलरेडी एक्विटेड द क्रिमिनल, जबकि लोअर कोर्ट ने पहले ही उस अभियुक्त को अपराध मुक्त या बरी कर दिया था। ठीक है, कहने का मतलब जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोर्ट होता है, ठीक है, उसने किसी अपराधी को पहले ही अपराध मुक्त घोषित कर दिया कि इसका कोई भी कसूर नहीं है, ठीक है, ही इज नॉट गिल्टी, और हाई कोर्ट ने उसे दोषी करार दे दिया। ठीक है, ऐसी कंडीशन में वो कहाँ जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। दूसरी कंडीशन, द हाई कोर्ट हैज अवॉर्डेड कैपिटल पनिशमेंट टू अक्यूज बाय हियरिंग द केस ऑलरेडी फिल्ड इन लोअर कोर्ट। ठीक है, सेम कंडीशन, हाई कोर्ट ने उसको, जो उच्च न्यायालय है उसने वहाँ किसी भी झगड़े के उपलक्ष्य में कोई भी झगड़ा चल रहा था, कोई डिस्प्यूट चल रहा था, उसको लेके उसको मृत्युदंड, कोई सज़ा, कोई पनिशमेंट दे दिया हो, ठीक है, तो फिर कहाँ अपील हो सकती है? सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, इफ़ द हाई कोर्ट प्रूव दैट द केस इज एप्लीकेबल या अपीलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, अथवा हाई कोर्ट ये सिद्ध कर दे, ये प्रूव कर दे कि जो केस है, ठीक है, ये किस में अपीलेबल है? अपीलेबल इन द सुप्रीम कोर्ट, ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील करने योग्य है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये हो गया किसका? क्रिमिनल का, फौजदारी का। फिर कुछ स्पेशल आते हैं। देयर मे बी सम केसेस विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द अबव कैटेगरीज। ऊपर आपने जो पढ़ा सिविल और क्रिमिनल, हो सकता है कुछ ऐसे भी केस होते हैं जो इस कैटेगरीज में नहीं आते हैं, बट लेकिन द इंटरवेंशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट कुड बी इसेंशियल फॉर देम। लेकिन जो सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, उसका इंटरवेंशन, उसका हस्तक्षेप इसमें आवश्यक हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 135, तो इसलिए अनुच्छेद 135 के अनुसार द सुप्रीम कोर्ट हैज़ बीन ग्रांटेड द अथॉरिटी टू परमिट टू अपील इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ एनी अदर इंडियन कोर्ट ऑफ और ट्रिब्यूनल एक्सेप्ट द मिलिट्री कोर्ट। इसलिए एक अनुच्छेद है, आर्टिकल है 135, उसके तहत सुप्रीम कोर्ट को ये राइट है, ये अथॉरिटी है कि वो मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के, जो मिलिट्री कोर्ट है उसको छोड़ के भारत के किसी भी कोर्ट में, ठीक है, किसी भी ट्रिब्यूनल जो न्यायमंडल है उसके निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अनुमति करने, जो अपील होती है उसको करने की इजाज़त देता है। ठीक है, ऊपर आपने पढ़ा सिविल, क्रिमिनल, इससे संबंधित बहुत सारे केस नहीं होते हैं, इनसे अलग होते हैं, और सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि इन केसेस की सुनवाई कहाँ होनी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में होनी चाहिए, इनकी अपील जो है एक्सेप्ट की जानी चाहिए। तो आर्टिकल 35 के अनुसार उसको एक अथॉरिटी प्राप्त है, अधिकार प्राप्त है, वो मिलिट्री कोर्ट को छोड़ के ऐसे सारे जो निर्णय होते हैं जो दूसरे न्यायालय के द्वारा दिए गए हैं, दूसरे जो न्यायमंडल हैं उनके द्वारा दिए गए हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट्स उनके द्वारा दिए गए हैं, ठीक है, तो उनकी सुनवाई जो है सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, एक्सेप्ट मिलिट्री कोर्ट को छोड़। अथॉरिटी टू ग्रांट स्पेशल ऑर्डर फॉर अपील अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 136 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का आर्टिकल 136 के अनुसार जो सर्वोच्च न्यायालय है इटसेल्फ हैज़ द अथॉरिटी दैट, उसको अधिकार प्राप्त है अपने आप में कि इट कैन हियर द अपील अगेंस्ट एनी कोर्ट, ये क्या कर सकता है? किसी भी न्यायालय की जो अपील होती है, ठीक है, उसको सुन सकता है, ठीक है, हियर कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट को ये राइट प्राप्त है, अधिकार। ओके, तो इंडियन स्टेट एक्सेप्ट द मिलिट्री जुडिशन,
जो मिलिट्री है, सैनिक न्यायालय है, उसको छोड़ के भारत के किसी भी राज्य में, ठीक है, जो न्यायालय है या आपने पढ़ा न्यायमंडल है, उनके द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ अपने यहाँ जो अपील है, ठीक है, उसका राइट देता है। देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। संविधान की जो अथॉरिटी है, अधिकार है, इसकी पावर पे जो संविधान है उसका कोई भी प्रतिबंध नहीं है, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल ऑन दिस अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जो संवैधानिक प्रतिबंध है, रिस्ट्रिक्शन है, सुप्रीम कोर्ट की इस अथॉरिटी पे नहीं है। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन रिस्ट्रिक्शन। ये जो अधिकार प्राप्त है, ठीक है, तो इस अधिकार में कोई भी संवैधानिक रोक नहीं है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन, एडवाइजरी सलाहकार या परामर्श जो क्षेत्राधिकार होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड एडवाइजरी जुडिक्शन टू द सुप्रीम कोर्ट। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को एक एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन भी प्रदान किया हुआ है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 के अनुसार, इफ एनी टाइम द प्रेसिडेंट सीम्स टू बी हैव गॉट अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, कभी भी इफ एनी टाइम द प्रेसिडेंट सीम्स टू बी हैव गॉट अ क्वेश्चन, कभी भी राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि कोई भी ऐसा क्वेश्चन, कोई ऐसी समस्या और लॉ उत्पन्न हुई है, ठीक है, कोई ऐसा क्वेश्चन हुआ है जिसका फैक्ट दैट इज ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस, जिसका पब्लिक के लिए बहुत अधिक महत्व है, ठीक है। आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति को ऐसा फील होता है, ऐसा लगता है कि कोई ऐसा क्वेश्चन किसी विधि को लेके, किसी प्रक्रिया को लेके, प्रोसेस को लेके उत्पन्न हुआ है जो पब्लिक के हित का है, ठीक है, देन ही कैन सीक द एडवाइस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑन दिस क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन। तो उस मुद्दे पे, उस प्रश्न पे राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट की जो एडवाइस है, सलाह है, वो मांग सकता है, ठीक है। एंड द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑन कोर्ट्स कैंजुअल डिपेंड्स ऑन द डिस्कशन ऑफ प्रेसिडेंट। जो न्यायालय का परामर्श है, ठीक है, उसको स्वीकार करना या अस्वीकार करना, एक्सेप्ट करना या नहीं करना, ये किस पे डिपेंड करता है? ये राष्ट्रपति पे डिपेंड करता है। डिस्क्रिशन ऑफ द प्रेसिडेंट उनके सोचने पे डिपेंड करता है, उनके विवेक पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आर्टिकल 143 के तहत अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई प्रश्न उत्पन्न होता है और राष्ट्रपति को ऐसा लगता है ये जो विवाद उत्पन्न हुआ है ये पब्लिक के हित के लिए है, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है? वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह, एडवाइस मांग सकता है, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट जो सलाह देता है उस सलाह को, उस एडवाइस को राष्ट्रपति माने या ना माने, खुद ये राष्ट्रपति के जो डिसीजन होता है, विवेक होता है, उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये होता है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, आर्टिकल 129 पुट्स सुप्रीम कोर्ट एट द प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। संविधान का अनुच्छेद 129 जो सर्वोच्च न्यायालय का कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, जिसको अभिलेख न्यायालय कहते हैं, ठीक है, उसका स्थान इसको दिया गया है, किसको? सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। आर्टिकल 129 पुट्स सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट को रखता है कहाँ पे? एट द प्लेस ऑफ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड अभिलेख का न्यायालय कह सकते हैं, जहाँ पे रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं। देयर आर टू मीनिंग्स फॉर द कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के यहाँ दो मतलब हैं। फर्स्ट, पहला, all the decision of this court will be accepted as evidence everywhere and no question of validity would be raised regarding the passing of these decisions when presented in any court। पहला वो कि जो न्यायालय है, ठीक है, इस न्यायालय के जितने भी डिसीजन हैं, ठीक है, तो उन सभी डिसीजंस को, ऑल द डिसीजन इस कोर्ट के विल बी एक्सेप्टेड, स्वीकार किए जाएंगे, एज एविडेंस, सबूत के तौर पे, एवरीवेयर,
प्रत्येक जगह इस न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिए गए हैं उनको सबूत के तौर पर स्वीकार किया जाएगा। एंड नो क्वेश्चन ऑफ वैलिडिटी, ठीक है। और ये जो न्यायालय के द्वारा निर्णय दिए गए हैं, ठीक है, तो उनकी जो प्रमाणिकता है, ठीक है, उस पर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाएगा। वुड बी रेज रिगार्डिंग द पासिंग ऑफ दीज डिसीजन व्हेन द प्रेजेंटेड एनी कोर्ट, ठीक है। जब ये किसी भी कोर्ट में प्रस्तुत किए जाएंगे, किसी भी न्यायालय में इनको प्रेजेंट किया जाएगा, ठीक है, तो इनकी प्रमाणिकता के विषय में, ठीक है, ये जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए गए हैं ये सही है गलत है, इनका क्या प्रमाण है, ठीक है, तो उसके लिए उस पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाया जाएगा, ठीक है। तो पहली कंडीशन ये। दूसरी, सेकेंड, एनी टाइप ऑफ सेंटेंस कैन बी अवॉर्डेड फॉर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट बाई दिस कोर्ट। दूसरा ये है कि जो ये न्यायालय है उसके द्वारा न्यायालय अवमानना, ठीक है, तो दूसरा ये है एनी टाइप ऑफ सेंटेंस, किसी भी प्रकार का दंड कैन बी अवॉर्डेड, दिया जा सकता है फॉर द कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट, न्यायालय की अवमानना, कोर्ट के आदेश की अवहेलना, ठीक है, बाई दिस कोर्ट, इस कोर्ट के द्वारा न्यायालय की अवमानना करने पे कोई किसी भी प्रकार का दंड दिया जा सकता है। सेवियर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, जो मौलिक अधिकार हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका सेवियर, रक्षक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन। भारत के जो नागरिक है, ठीक है, उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको इनकी रक्षा करने वाला माना जाता है, उनका रक्षक माना जाता है सुप्रीम कोर्ट को। तो इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट फंडामेंटल राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको लागू करने के लिए, जो आपके फंडामेंटल राइट्स प्राप्त हैं उनको लागू करने के लिए कोर्ट कैन इशू रेट्स, जो कोर्ट होता है वो लेख जारी कर सकता है, रेट्स इशू कर सकता है। कब? इन द नेचर ऑफ हैबियस क्रॉप्स, जिसको प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण कहते हैं, मेडेमस जिसको परमादेश कहते हैं, क्यू वारंटो जिसको प्रतिषेध कहते हैं, प्रोहिबिशन अधिकार, एंड कॉन्ट्रेरी परीक्षा पेशेंट, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो उनको लागू करने के लिए संविधान का जो सुप्रीम कोर्ट है क्या कर सकता है, वो लेख जारी कर सकता है, इशू रेट्स। गार्जियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक गार्जियंस है इसका, संविधान का, और पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, द टास्क ऑफ गार्जियन, द कॉन्स्टिट्यूशन इज गिवन टू द सुप्रीम कोर्ट बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। जो संविधान है उसके द्वारा खुद जो सुप्रीम कोर्ट है उसको संविधान का जो संरक्षण है, गार्जियंस है, उसका कार्य भी प्रदान किया गया है, ठीक है। संविधान की रक्षा का जो वर्ग है खुद संविधान के द्वारा किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को। विच मीन्स, इसका मतलब ये दैट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ द अथॉरिटी टू इन्वेस्टिगेट द लीगलिटी ऑफ द लॉज। इसका मतलब ये कि जो सुप्रीम कोर्ट है तो जितने भी कानून है, लॉज हैं, ठीक है, उनकी अथॉरिटी रखता है टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल करने की, लीगलिटी ऑफ द लॉज, जो कानून है उनकी जो वैधानिक जांच है, ठीक है, उसका अधिकार किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का गार्जियन संरक्षक कहा गया है। आर्टिकल 131 एंड 132 गिव सुप्रीम कोर्ट द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू। आर्टिकल 131 एंड 32 ये दोनों ही सुप्रीम कोर्ट को अधिकार देते हैं जुडिशियल रिव्यू का ऑफ द लेजिस्लेशन फॉर्म बाय यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तो जो संविधान के अनुच्छेद 131 और 132 है, ये सुप्रीम कोर्ट को जो यूनियन स्टेट्स हैं, संघीय राज्य हैं और राज्य हैं, ठीक है, उनके द्वारा जो विधियां हैं, लेजिस्लेशन है, ठीक है, उनको रिव्यू करने का राइट देता है, अधिकार देता है। इफ द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर
जो यूनियन पार्लियामेंट है अथवा स्टेट लेजिस्लेचर है, ये क्या करता है, वायलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को क्या करता है, वायलेट करता है, उनका उल्लंघन करता है, और कॉन्स्टिट्यूट लॉज अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट्स, या ऐसे कानून बनाता है, ऐसे नियम बनाता है जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध हैं, ठीक है, ऐसे कानून का निर्माण करता है। देन सच लॉज मेड बाय द यूनियन पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर कैन बी डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द सुप्रीम कोर्ट। तो ऐसे कानून, ऐसे नियम जो यूनियन स्टेट्स के द्वारा या किसी स्टेट्स के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनको इलीगल, अवैध घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। दिस पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज कॉल्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। सुप्रीम कोर्ट की इसी शक्ति को, इसी पावर को जुडिशियल रिव्यू की पावर कहा जाता है, ठीक है। आर्टिकल 131 और 132 के तहत ये राइट प्राप्त है किसको, सुप्रीम कोर्ट को, ठीक है। अगर किसी कानून का उल्लंघन होता है, ठीक है, या कोई भी कानून है ये लीगल है या नहीं है, इसकी जांच पड़ताल करने का राइट किसको है, सुप्रीम कोर्ट को है। अगर कोई यूनियन टेरिटरी, ठीक है, जो हमारे यहाँ अभी तक और यूनियन टेरिटरीज हैं, यूनियन पार्लियामेंट में मिलके कोई कानून बनाते हैं, या कोई राज्य का कानून पास होता है, ऐसे कानून से लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनका हनन होता है, उनको दबाया जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट को राइट है उस कानून को वो इलीगल घोषित कर दे, ठीक है, अवैध घोषित कर दे। ये राइट संविधान को आर्टिकल 1, सुप्रीम कोर्ट को संविधान के द्वारा आर्टिकल 131 और 132 के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार ये चैप्टर आपका चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, ठीक है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट में अवश्य कमेंट करें, और इसके जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है, उनके बारे में अलग से हम आपको सेपरेट वीडियो लेके आएंगे, ठीक है।